हेलो बच्चों। मां शारदे पाउटा के प्लेटफॉर्म पे आपका प्रदीप कुमार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने कहा था कि हम सीयूटी एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए 12th क्लास एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं या जो हम पढ़ रहे हैं, उनसे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं या जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वो सारी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे हम। एक क्लास पहले कर चुके हैं जिसमें जीवों में अलैंगिक जनन से संबंधित जो विधियां हैं, यानी कि जीवों में अलैंगिक जनन किस किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन से जो भाग हैं वो भाग लेते हैं, उन सब के बारे में हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं जीवों में लैंगिक जनन। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जीवों में लैंगिक जनन जो होता है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जीव जो हैं जो लैंगिक जनन करते हैं उनकी क्या विशेषताएं होंगी। तो उन सब के बारे में हम ओवरऑल आज पढ़ने वाले हैं, और वो भी उनके एमसीक्यूज को लेकर के। चलिए शुरू कर दे आज की क्लास। हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू कर दें। पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन की विशेषता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती है। तो लैंगिक जनन होता क्या है, चर्चा कर लेते एक बार। देखिए बेटा, हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन जो है, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। तो विपरीत लिंगी जो जीव है वो भाग लेते हैं। हम कह सकते हैं कि फिर इसमें दो युग्मक जो हैं वो भाग लेते हैं। दो युग्मक, एक नर होना चाहिए और दूसरा मादा युग्मक होना चाहिए। हमने पीछे जब अलैंगिक जनन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेगा, दोनों में से कोई एक युग्मक भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों जनक भाग लेंगे, यहाँ दोनों के दोनों युग्मक भाग लेंगे। हमने कहा था कि अलैंगिक जनन में संयुग्मन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। जबकि यहाँ बात करें तो यहाँ नर और मादा दोनों युग्मक जो भाग लेंगे, तो ये दोनों युग्मक ये करते हैं निषेचन, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि संलयन। तो ये जो युग्मक है नर और मादा युग्मक संलयन करेंगे, निषेचन करेंगे। जब ये निषेचन करते हैं तो इनसे बनता है युग्मनज। हमने पढ़ा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं, और जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, संलयन होगा, तो इसमें द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। अब युग्मनज परिवर्धन करता है, और युग्मनज परिवर्धन करके ये निर्मित करेगा भ्रूण, और भ्रूण जो है वो नए जीव का विकास कर लेता है। और ये काफी लंबी प्रक्रिया चलती है, जिसमें हम कहें कि दो युग्मक जो बन रहे हैं, तो युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो इसमें एक पद आता है जिसको हम कह सकते हैं युग्मक जनन। युग्मकों का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहेंगे, सॉरी, उसे हम कहते हैं युग्मक जनन। जब युग्मक जनन हो जाएगा तो युग्मक बनेंगे, निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है इसे कहा जाएगा भ्रूणोद्भवन। और अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जीवों में युग्मक निर्माण से लेकर के नए जीव बनने तक की जो घटना है ये काफी लंबे समय में कंप्लीट होती है। मीन हम कहें तो ये इसमें लंबा समय लगता है, और ये सामान्य तक देखा जाए तो ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। अगर मानव में बात की जाए तो मानव में जब लैंगिक जनन होता है, तब नए जीव का निर्माण होता है, तो हम मान के चलते हैं कि औसतन लगभग 9 माह का समय तो लगता ही लगता है। फिर हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन जो होगा उसकी सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। दो विपरीत लिंगी जीव भाग लेते हैं, दो युग्मक भाग लेंगे, जिसमें एक नर होगा एक मादा होगा, दोनों अगुणित होंगे, संलयन करेंगे यानी कि निषेचन कर दें, युग्मनज का निर्माण करेंगे, भ्रूण बनेगा और नई जीव का निर्माण होता है। ये सारी विशेषताएं एक लैंगिक जनन की होती हैं। और अगर इन सभी विशेषताओं को अगर ध्यान करके, अगर याद करके, इन पे फोकस कर कर देखें तो लैंगिक जनन की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, होंगी। तो अभी हमने कहा कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, सही बात है। नंबर दो, हमने कहा कि इसमें युग्मनज का निर्माण भी होता है, और हमने कहा कि ये एक विस्तृत, जटिल और एक धीमी प्रक्रिया है। हमने कहा कि जटिल प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण से लेकर नए जीव तक, नए जीव बनने तक की बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं, जटिल प्रक्रियाएं चलती हैं, और साथ में एक धीमी प्रक्रिया होती है। अभी हमने कहा कि मानव में लगभग 9 महीने का समय लग जाता है एक नए जीव का निर्माण होने में, संपूर्ण लैंगिक जनन संपन्न होने में। हम कह सकते हैं कि धीमी प्रक्रिया भी है।
तो इन सभी विशेषताओं के आधार पे कहा जा सकता है कि लैंगिक जनन जो है ये इसकी सारी विशेषताएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ द वाला आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में, पादपों में पुष्पन होता है। पादपों में पुष्पन कब होता है, कौन सी अवस्था में होता है? हम यहाँ देखें, जैसे कायिक अवस्था है, जनन अवस्था है, या कायिक और जनन अवस्था दोनों में होगा, या जीर्ण अवस्था होगी। अगर हम जीवों की बात करें तो जीवों के संपूर्ण जीवन काल में, जीवों का जो संपूर्ण जीवन काल है उसमें बेसिकली तीन प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रावस्था जो होती है, अगर पादप की बात की जाए तो पादप में ये अवस्था, सबसे पहली अवस्था जो होती है वो आती है कायिक अवस्था। और अगर जंतुओं की बात की जाए तो इसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। पादपों के लिए कायिक अवस्था कहलाएगी और जंतुओं के लिए किशोर अवस्था कहलाती है। और ये वो अवस्था है जिसमें जीव जो होता है वो अपने शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है अपने शरीर को, या हम कहें कि जनन अंगों को क्या करता है, इसमें इसमें इसका परिपक्वन होता है। और जब इसके शरीर में जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं तो इसमें फिर दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है जिसका नाम है बेटा जनन प्रावस्था। और जब जनन प्रावस्था, यानी कि जब तक जनन प्रावस्था तब तक चलती है जब तक कि जीव लैंगिक जनन करने की क्षमता रखता है। यानी कि जब से शुरू होगी लैंगिक जनन करना तब से प्रारंभ करेगा, और जब खत्म होता है उसमें उसके बीच का जो समय होता है हम उसको जनन प्रावस्था कहते हैं। और जब जनन प्रावस्था यानी कि जनन करना बंद कर देगा इंसान, तो उसके बाद में जो अवस्था प्रारंभ हो जाती है उसे हम कहते हैं जीर्ण अवस्था, उसे कहा जाता है जीर्ण अवस्था। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें केवल वृद्धि होगी, और जीर्ण अवस्था जो है इसमें उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, उपापचय क्रियाएं ये सामान्यतः क्या हो जाती हैं, ये मंद हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। और उपापचय क्रियाएं जो होती हैं वो बेसिकली अपघटनी प्रकार की होती है, मीन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होने के बजाय अपघटन ज्यादा होता है। तो ऐसी अवस्था में बात की जाए तो ये वृद्धि की प्रावस्था हो गई, ये हमारे पास में हो गई जिसमें जीर्णावस्था आती है, जिसमें अपघटन होते हैं पदार्थों का। और बच गई हमारे पास में एक प्रावस्था जिसका नाम क्या है, जनन प्रावस्था। और हम देखते हैं कि पादपों में, अगर पादपों की बात की जाए तो पादपों में जनन जो किया जाता है वो जनन प्रावस्था में होगा। तो हम कह सकते हैं कि पादपों में जनन की शुरुआत तब होती है जब पादपों में पुष्पों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि पादपों के अंदर जो पुष्पन की क्रिया होती है, जो पुष्प बनेंगे वो किस में बनते बेटा, जनन प्रावस्था में। तो इस आधार पे कहा जाए तो हमारे पास इसका जो जवाब होगा वो होगा ब, यानी कि ये इसका हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर, कि जनन अवस्था है, जनन प्रावस्था के दौरान पादपों में पुष्पन का निर्माण होता है। अगले में बढ़ते हैं। अगला हमारे पास में बांस एवं नीला कुरिंजी पादपों में पुष्पन क्रम से होता है। पहले पूछा है बांस का, दूसरा पूछा है नीला कुरिंजी पादप का। ये दोनों पादपों के अंदर जो पुष्पन जो होता है, मीन पुष्पन का मतलब है कि इनमें जो कायिक प्रावस्था के बाद में जब जनन प्रावस्था आती है तो वो जनन प्रावस्था कितने लंबे समय के बाद में चल के आती है। और हम कहें कि एक कायिक अवस्था के बाद में जब अगली जनन प्रावस्था आती है, जब पुष्पन की अवस्था आती है, पुष्प जब निर्मित होते हैं, तो वो पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है कितने साल के बाद में, कितने वर्षों के बाद में आती है। अब ये हमारे पास में एक सीधा आंकड़े वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास में दो पादप हैं, एक का नाम है बांस। तो बांस की देखी जाए तो हम अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बांस में लगभग औसतन 50 से 100 वर्ष के बाद में क्या देखने को मिलता है, पुष्पन देखने को मिलता है। मीन जनन प्रावस्था जो आती है वो लगभग 50 से 100 वर्ष के बाद में आती है। और बांस की बात की जाए तो एक बीजपत्री पादप है, और एक बीजपत्री पादप है तो इसमें एक ही बार पुष्पन होता है, एक ही बार कायिक अवस्था आती है। तो यानी कि इसमें लगभग जब भी इसमें अंकुरण होता है, बीजों का अंकुरण होता है, तो बीजों के अंकुरण से लेकर के जनन प्रावस्था आने तक का जो समय होता है वो लगभग 50 से 100 वर्ष का समय लगता है। और इतने वर्षों के बाद में जब 50 से 100 वर्ष का जब ये जीवन पूरा कर लेगा तब इसमें जाके जनन प्रावस्था आती है, और तब जाकर के इसमें क्या होता है बेटा, पुष्पन देखने को मिलता है। और अगर इस आधार बात की जाए तो हमारे पास में ऑप्शन ए की बचता है, और वो हमारे पास में 50 से 100 वर्ष। अब दूसरे की बात करें नीला कुरिंजी की, तो नीला कुरिंजी का हमें बुक में लिखा गया है, जब दिया गया हमने पढ़ा भी है कि नीला कुरिंजी पादप जो होता है ना वो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में एक बार पुष्पन करता है। और ये बहुवर्षीय पादप है, और बहुवर्षीय पादप है तो मीन एक बार कायिक अवस्था, फिर जनन प्रावस्था, फिर कायिक अवस्था, फिर जनन प्रावस्था। तो दो जनन प्रावस्थाओं के बीच का जो लगभग जो समय आता है वो 12 वर्ष का आता है। मीन प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में इसमें पुष्पन की प्रक्रिया देखने को मिलती है।
तो इसका जवाब हमारे पास हो जाएगा स वाला। तो ये इसका हमारे पास निकल के आता है आंसर। ये सब तो लगा के रखे गए हैं। तो इसका जवाब होगा बांस में लगभग 50 से 100 वर्ष के बाद में, और नीला कुरिंजी में लगभग 12 वर्ष के बाद में देखने को मिलता है। अगला हमारे पास में नीला कुरिंजी पादप नहीं पाया जाता है। नीला कुरिंजी पादप जो है, अगर इसके पाए जाने की बात की जाए तो नीला कुरिंजी पादप है, ये पाया जाता है बेटा दक्षिणी भारत में। ये पाया जाता है दक्षिणी भारत में, और दक्षिणी भारत में ये 3 राज्यों में पाया जाता है, एक राज्य में नहीं पाया जाता है। और सीधी बात करें तो दक्षिण भारत में 3 राज्य हैं, और वो है हमारे पास में बेटा, सबसे पहला है केरला, नंबर 2 पे है कर्नाटक, और तीसरा हमारे पास में तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में, इन 3 राज्यों में जो पहाड़ियां जो होती हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर ये पादप पाया जाता है। और अभी हम थोड़ी देर पहले जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे कि इसमें 12 वर्ष के बाद पुष्पन होता है, और जब इसमें पुष्पन होता है तो पूरी की पूरी जो पहाड़ियां होती है, वो पूरा क्षेत्र जो होता है, वो पूरा का पूरा नीले कलर दिखाई देने लग जाता है पुष्पों की वजह से। और इस वजह से जो पर्यटक जो होते हैं उनको बहुत आकर्षित करता है, और लोग घूमने जाते हैं वहां पे। तो हम कह सकते हैं कि नीला कुरिंजी पादप है वो केरला में पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। नहीं पाया जाएगा तो किसमें नहीं पाया जाएगा? उड़ीसा में। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जनन प्रावस्था के समय अपरा स्तनी मादा, अपरा स्तनी मादा में निम्नलिखित में से किसमें चक्रीय परिवर्तन देखे जाते हैं? ये बात कर रहे हैं हम किसकी? स्तनधारी प्राणियों की, यानी कि स्तनी की बात कर रहे हैं। और स्तनी की जो मादा है ना, इसकी बात कर रहे हैं कि जब जब स्तनधारी प्राणियों में जनन प्रावस्था आती है, तो जनन प्रावस्था जब शुरू होती है तो मादा जो होती है, इस मादा के शरीर में विभिन्न सारे, जनन प्रावस्था के समय मादा के शरीर में, यानी कि हम कहें कि स्तनधारी स्तनी जो मादा, उसके शरीर में कई सारे चक्रीय परिवर्तन देखे जाते हैं। तो वो चक्रीय परिवर्तन किस किस में देखे जाते हैं, कहाँ देखे जाते हैं, किस जगह पे आते हैं? तो एक बार देखें बच्चों, जब मादा के जीवन में जब ये जन्म प्रावस्था आती है, तो अपने को पता है कि जन्म प्रावस्था के दौरान अंड जो है, या हम कहें कि जो ओवम है, इसका परिपक्वन शुरू हो जाता है, इसका परिपक्वन शुरू हो जाता है। और जब परिपक्वन शुरू होता है तो ये परिपक्वन की जो घटना होती है, ये नियंत्रित करती है, नियंत्रित होते बेटा हार्मोन्स के द्वारा। और जब हार्मोन्स के द्वारा जब परिवर्तित यानी कि नियंत्रित होती है, तो इसमें इस दौरान जब इनका परिपक्वन होता है तो उस दौरान हार्मोन्स में है उनमें चेंज आने लगता है। और जब हार्मोन्स में चेंज आता है तो अंडे के निर्माण के समय जो अंडाशय है, फिर इसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं, इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जब अंडाशय परिवर्तन होता है तो फिर अंडाशय के साथ में उसकी जो सहायक जो जनन वाहिकाएं जो होती हैं, सहायक जनन वाहिकाएं होती हैं, इनमें भी फिर परिवर्तन देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि स्तनधारी प्राणियों में अगर मानव की बात की जाए, तो मानव में जब जन्म प्रावस्था शुरू होती है किसी महिला में, तो उस समय हम देखते हैं कि ऋतुस्राव की जो घटना है, उसमें जो ऋतुस्राव की जो घटना वो प्रारंभ हो जाती है, मेन जिसको हम कहें ब्लीडिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। और ब्लीडिंग की प्रोसेस जो है वो फिर हम बात करें तो वो गर्भाशय में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो मीन मादा का जो जनन अंग जो है, इन जनन अंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। मीन अंडे का निर्माण होना शुरू होगा, परिपक्वन होना शुरू होगा। ये परिपक्व निर्भर करता है हार्मोन्स पे, तो हार्मोनल चेंज देखने को मिलेंगे। ये अंडे का निर्माण जब अंडाशय में परिपक्वन हो तो चेंज इसमें भी आएगा, और साथ में इसमें सहायक जो वाहिकाएं हैं, या फिर हम कहें कि जो गर्भाशय, इन सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर इस आधार पे कहें तो स्तनी जो मादा है इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वो अंडाशय में देखने को मिलेगा, सहायक जनन वाहिका में, हार्मोन्स में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि हमारे पास में इन सभी में हमारे पास परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में द। अगले की बात की जाए, निम्नलिखित में से किन जंतुओं में मद चक्र नहीं पाया जाता है? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब स्तनधारी प्राणियों में बात करेंगे, जब स्तनधारी प्राणियों में जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि जनन प्रावस्था आती है, तो इनके शरीर में परिवर्तन होने लग जाते हैं, या हम कहें कि इनका जो व्यवहार है, व्यवहार में परिवर्तन होने लग जाते हैं मादा के शरीर में, ताकि वो
जनन की प्रक्रिया उसको प्रारंभ कर सके, नर को आकर्षित कर सके। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं उसी दौरान, उस परिवर्तन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो मानव है, यानी कि जो सॉरी स्तनी जो प्राणी है, ये स्तनी प्राणी हमारे पास में बेसिकली दो प्रकार के हैं, यानी कि चर्चा कर लें। एक हमारे पास में होते हैं नॉन प्राइमेट्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास में प्राइमेट्स। इन दोनों जीवों के अंदर, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स के जिनतों की बात की जाए, तो इन दोनों के अंदर विशेष प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। और वो जो चक्र जो होते हैं, नॉन प्राइवेट्स होते हैं, इनमें तो मध चक्र पाया जाता है, और प्राइमेट्स में पाया जाता है आर्तव चक्र, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसे ऑस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि मध चक्र जो होता है, इस मध चक्र के दौरान एक विशेष प्रकार के, यानी कि विशेष काल आता है, समय आता है, और उस समय को हम मधकाल कहते हैं। और ये जो मधकाल जो होता है, इस मधकाल के दौरान मादा जनन के लिए तैयार होती है, मीन इस समय ये तैयार रहती है। और ये जो मधकाल जो आता है, जो मधकाल जो रहता है, ये वर्ष के किसी निश्चित समय में आता है। वर्ष के किसी निश्चित मौसम की बात कर लेते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई हमारे पास ऋतु है, इस ऋतु के दौरान देखने को मिलता है। हम देखते हैं बहुत सारे जो हमारे पास में आसपास में जो जंतु हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सब एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान ही है वो जनन करने की क्षमता, यानी कि जनन करने के लिए तैयार होती हैं। तो नॉन नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? मध्य चक्र पाया जाता है। जबकि प्राइमेट्स जो होते हैं, इनमें इनमें आर्दव चक्र पाया जाता है। मैंने कहा कि नॉन प्राइमेट कौन कौन से, नॉन प्राइमेट में हम बात शामिल कर सकते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ हमारे पास में, और कौन सा हो सकता है, जैसे जंगली जीव जैसे कि भालू हो सकता है, चीता हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, हमारे पास बिल्ली हो सकती है, ये सब आते हैं। और अगर आर्तव चक्र की बात की जाए, तो आर्तव चक्र प्राइमेट्स में पाया जाता है, जिसमें हम शामिल कर लेते हैं खुद मानव को, इसमें शामिल किया जाता है एप्स को, और इसमें शामिल कर लेते हैं बंदर और लेमूर को। ये सारे के सारे जो हैं ये प्राइमेट्स होते हैं, इनमें आर्तव चक्र होता है। आर्तव चक्र जो होता है, इसमें इसकी बात कर लेते हैं। तो आर्तव चक्र जो होता है, इसके अंदर प्रत्येक माह, यानी कि प्रत्येक माह के दौरान इनके शरीर में हम कहें कि गर्भाशय में विशिष्ट प्रकार के चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विशिष्ट प्रकार के चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें आर्तव अवस्था आती है, मीन ऋतुस्राव अवस्था आती है, फिर उसमें प्रचुरोद्भवन अवस्था आती है, अंडोत्सर्ग आता है, उसके बाद में हार्मोनल चेंज देखे जाते हैं। तो वो सारे के सारे जो परिवर्तन जो होते हैं, ये परिवर्तन इनमें प्राइमेट्स में देखे जाते हैं। अगर इस आधार पे बात की जाए तो हम कहें कि मध चक्र जो है, तो मध चक्र पाया जाता है गाय, भैंस, भेड़, भालू, चीता, कुत्ता है, बिल्ली है, इन सब में। और मध चक्र नहीं पाया जाएगा तो वो हमारे पास में मानव है, ऐप है, बंदर है, या लेमूर है। इस आधार पे देखें तो देखें, गाय और चूहा, इसमें मध चक्र पाया जाता है। कुत्ता और चीता, मध चक्र पाया जाता है। बंदर और ऐप जो है, इसमें मध चक्र नहीं पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बंदर व ऐप, भेड़ और भालू में पाया जाता है। ये सारे जंगली जो जीव होते हैं इनमें देखने को मिलता है। अगली बात की जाए, निम्नलिखित में से आर्तव चक्र की प्रावस्था नहीं है। हमने कहा कि निम्नलिखित में से आर्तव चक्र की प्रावस्था नहीं है। अभी हमने कहा कि आर्तव चक्र जो है ये पाया जाता है स्तनी प्राणियों में, और वो भी किस में पाया जाता है? प्राइमेट्स में। और मैंने कहा कि प्राइमेट्स अभी जिनकी बात की थी, मैंने कहा था कि मानव है, या हम कह सकते हैं कि बंदर है, या फिर हम कह सकते हैं कि एप्स हैं। ये जो जीव हैं इनमें आर्तव चक्र पाया जाता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसको हम एमसीबी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पाई जाती है। इनमें अगर देखी जाए तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि मध्यकाल, मध्यकाल यानी कि मध्य चक्र के दौरान मध्यकाल पाया जाता है। और ये मध्यकाल किसका है, किसका हिस्सा होता है? ये होता है मध्य चक्र का हिस्सा, ना कि आर्तव चक्र का हिस्सा। तो इस आधार पे देखें तो हमारे पास में मध्य प्रावस्था जो है वो किस में पाई जाएगी? मध्य चक्र में पाई जाती है। और आर्तव चक्र की बात की जाए तो आर्तव चक्र में
स्रावी प्रावस्था पाई जाएगी, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था पाई जाती है, आर्तो प्रावस्था पाई जाती है। तो ये सब होती है आर्तो चक्र में, और मध्य प्रावस्था जो होती है ये पाई जाती है मध्य चक्र में। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रावस्था। अगले में बढ़ दें। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौसमी प्रजनक या वस्तुनिष्ठ प्रजनक है? ऐसे प्रजनक जो एक पर्टिकुलर मौसम के दौरान या किसी ऋतु के दौरान प्रजनन करते हैं उन्हें हम मौसमी प्रजनक कहते हैं, या उन्हें ऋतुनिष्ठ प्रजनक कहा जाता है। और ऐसे प्रजनक कौन से हैं जो पर्टिकुलर किसी मौसम या ऋतुनिष्ठ प्रजनक के रूप में जाने जाते हैं? हमारे पास में जो बहुत सारे जीव हैं वो साल भर करने की क्षमता रखते हैं, मीनू उनको सतत प्रजनक कहा जाता है, कंटिन्यूस ब्रीडर कहा जाता है। और जो सतत जो प्रजनक होते हैं वो साल भर बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे प्रजनक की बात की जाए तो देखिए, मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी साल भर बच्चे पैदा करती है, साल भर प्रजनन करने की क्षमता रखती है, पूरे बल्कि किसी विशेष ऋतु की बजाय पूरे साल भर देखने को मिलता है। बात की जाए मुर्गियों की, तो मुर्गी हम देखते हैं कि जहां मुर्गी पालन किया जाता है वहां जो मुर्गियां जो लगातार साल भर अंडे देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, चूजे पैदा करती हैं, और उन चूजों को बड़ा करके वो जो इसके लिए जो मांस वगैरह के लिए हम तैयार भी कर दें, तो फिर इनमें साल भर प्रजनन होता है। सेम ऐसी बात की जाए तो चूहा है, तो चूहे में भी साल भर प्रजनन देखने को मिलता है। पक्षी जो है ना, ये पक्षी एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान, पर्टिकुलर मौसम के दौरान ही प्रजनन करते हैं। तो इस आधार पे कहा जाए तो हमारे पास जो पक्षी जो हैं ये हो जाते हैं बेटा क्या, मौसमी प्रजनक या वस्तुनिष्ठ प्रजनक। जबकि ये सारे के सारे जो होते हैं साल भर प्रजनन करते हैं। हम चूहों को देखते हुए, हमारे घरों में चूहे, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, साल भर दिख जाते हैं कभी ना कभी। तो इस आधार पे देखें कॉमनली तो मधुमक्खी, मुर्गी और चूहा है, ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों को हम कह सकते हैं ये तीनों सतत प्रजनक होते हैं, जो साल भर प्रजनन करते हैं, किसी विशेष मौसम या ऋतु की आवश्यकता नहीं होती इनको प्रजनन करने की। जबकि पक्षी जो होते हैं ये विशेष ऋतु के दौरान या मौसम के दौरान ही प्रजनन करते हैं। अगले की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह अगुणित शरीर वाला होता है? हमारे पास में जो जीव हैं, कॉमनली जो जीव पाई जाते हैं, उन जीवों का जो शरीर होता है वो दो अवस्थाओं में पाई जाता है। या तो वो अगुणित अवस्था में पाई जाएंगे, या वो फिर पाई जाते हैं द्विगुणित अवस्था में। और हमने 11th क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, जब हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमेला जब इनको डिस्कस कर रहे थे, जब इनको पढ़ा जा रहा था, तो उस दौरान भी इस टॉपिक को हम आराम से इनकी डिस्कस करके आए थे। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने? द्विगुणित अगर बात की जाए, द्विगुणित जीवों की बात की जाए, तो मैं एक बार बताता हूँ। हमने कहा था कि टेरिडोफाइटा, एरिडोफाइटा, हमने कहा था कि ये बीजाणुरहित पादप होते हैं। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, ये द्विगुणित पादप होते हैं। अगला हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म, ये द्विगुणित पादप होते हैं। और यहां तक कि अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं, अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये द्विगुणित होते हैं। फिर अगुणित में किसको शामिल किया जाएगा? तो हमारे पास जो अगुणित जीव जो हैं, तो अगुणित जीव जो हमारे पास होते हैं कौन होंगे? बैक्टीरिया। कौन होगा हमारे पास में? एल्गी। कौन होगा हमारे पास में? फंजाई। और कौन होता है? ब्रायोफाइटा के मेंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये अगुणित पाए जाते हैं। तो इस आधार पर देखें तो अगुणित यानी कि ऐसे जीव जिनके शरीर की कोशिका, यानी कि जिनके शरीर की कोशिका अगुणित अवस्था में पाई जाती है, वो बैक्टीरिया है, शैवाल है, फंजाई है या ब्रायोफाइटा है। और अगर द्विगुणित की बात की जाए तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स। इस आधार पर देखें तो ऐसा कौन सा समूह है, इनमें से कौन सा जीव समूह है जिसमें अगुणित शरीर वाला पाया जाता है, अगुणित शरीर पाया जाता है? इसको देखा जाए तो ये रहा, ढूंढ दें। सबसे पहले जीवाणु पाया जाता है, कवक इसमें पाया जाता है, लेकिन फर्न, फर्न की बात की जाए तो हमने पढ़ा था भाई कि टेरिडोफाइटा का सबसे विकसित वर्ग जिसको टेरोप्सिडा कहा जाता है, इसके मेंबर्स को कॉमनली फर्न कहा जाता है, जो बेसिकली दीर्घ पर्णी पादप होते हैं। तो ये हमारे पास टेरिडोफाइटा का एग्जांपल हो। टेरिडोफाइटा द्विगुणित पादप है, तो ये अगुणित है, ये अगुणित है, लेकिन ये द्विगुणित है, तो ये समूह सही नहीं होगा। जीवाणु की बात की जाए तो हमने कहा ये अगुणित है, शैवाल भी अगुणित है। चीड़ की बात की जाए तो चीड़ को हम बेसिकली क्या कहते हैं? पाइनस। और पाइनस जो हमारे पास में वो किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का। ये हमारे पास में जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, तो द्विगुणित हो गया, तो ये 2n है। अब बात की जाए कवक, शैवाल और मोस। कवक हमारे पास में अगुणित है, शैवाल अगुणित है और मॉस भी अगुणित है। और मॉस जो है
वो ब्रायोप्सिडा की यानी कि ब्रायोफाइटा की सबसे विकसित क्लास ब्रायोप्सिडा जो होती है, इसके सदस्यों को मोस कहा जाता है। तो मोस एक्चुअल में ब्रायोफाइट है। तो यहाँ ये तीनों ही एगुणित है। यहाँ बात की जाए तो ये टूएन है, ये भी टूएन है, और ये घास जो है ये आवर्त बीजी पादपों का एग्जाम्पल है। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, टूएन आवर्त बीजी पादपों का। तो हमारे पास जो जवाब रहेगा वो कौन सा आ जाएगा, से वाला। ये इसका रहेगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में से क्यू को पहचानिए। ये क्यू को पहचानना है। ये वाला जो डायग्राम है ये पी के लिए है, ये हमारे पास में क्यू के लिए है, और ये डायग्राम जो है ये आर के लिए। इनमें से पहचानना किसको है, क्यू वाले को। क्यू वाले में क्या दिया गया एक बार देख लेते हैं। कोशिका दे रखी है, बड़े आकार की कोशिका, ये इसका केंद्रक है, और इसके साथ में ये छोटे आकार की कोशिका जिसमें दो कसाबिकाएं दी गई है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मादा युग्मक को, ये कर रहा बेटा नर युग्मक को। और नर युग्मक कैसा है बेटा, चल प्रकार का, यानी कि ये चल युग्मक है, क्योंकि इसमें ये जो है ये इसमें रिप्रेजेंट कर रखी है कसाबिकाएं। और इस प्रकार का कि जिसमें मादा युग्मक है बड़े आकार का होता है, गोलाकार होता है, जिसमें नर युग्मक जो होता है वो कसाबिका युक्त होता है, चल प्रकार का होता है, और बेसिकली किडनी शेप्ड होता है। तो ये विशेषताएं जो है वो किसकी हैं, यानी कि ये जो विशेषताएं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करें कि दो युग्मक जब दो युग्मक आकार आकृति और संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो फिर इस प्रकार के युग्मकों को हम विषम युग्मक कहते हैं। यहां ये जो अवस्था क्यों अवस्था ये रिप्रेजेंट कर रही है विषम युग्मकों को। यहां पे जो दिखाए गए वो विषम युग्मक है, मीन आकार आकृति और संरचना में असमान युग्मक है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। और अगर विषम युग्मकों की बात की जाए तो विषम युग्मक हमारे पास में देखी जाए तो या तो फ्यूकस की बात करेगा या फिर किसकी बात करेगा, मनुष्य में, मानव में। अब ये मानव के और इन दोनों में से किसी एक को देखा जाए कि दोनों में से वो जो डायग्राम वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रहा भाई। भाई नर का अगर देखा जाए, मानव का देखा जाए, तो मानव में नर युग्मक जो होता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, जिसे बेसिकली हम शुक्राणु कहते हैं। अगर देखा जाए तो आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मानव के लिए, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगा किसके लिए बेटा, फ्यूकस के लिए। पहचानना भाई, ये मादा युग्मक है मनुष्य का और ये नर युग्मक शुक्राणु है। ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, चल युग्मक है हमारे पास में विषम युग्मक। तो ये दोनों अवस्थाएं विषम युग्मकी को रिप्रेजेंट कर दी, अवस्था को रिप्रेजेंट कर दी। विषम युग्मक की अवस्था या तो फ्यूकस की बात कर रहा है या मानव में बात कर रहा है। अब ये मानव में हमने कहा कि शुक्राणु है, तो फिर ये तो नहीं होगा, तो फिर हमारे पास जो जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, से वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से उभयलिंगी जंतु नहीं है। पूछा है उभयलिंगी जंतु नहीं है। बात कर लेते हैं कि हमारे पास में जंतु है ना, लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, या तो उभयलिंगी होंगे या फिर वो होते हैं एक लिंगी। उभयलिंगी जो होते हैं उनके एक ही शरीर पर शरीर रहेगा एक, और एक ही शरीर पर नर जनन अंग भी पाया जाएगा, तो उसी शरीर के ऊपर मादा जनन अंग भी पाया जाता है। जबकि एक लिंगी जो होते हैं इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। मीन दो अलग अलग जीव होते हैं, एक नर होता है एक मादा होता है। एक के शरीर के ऊपर नर युग्मक नर जनन अंग पाई जाएंगे, दूसरे के ऊपर मादा जनन अंग पाई जाएंगे। तो इस प्रकार के जीव जिनके शरीर के ऊपर अलग अलग यानी कि अलग अलग शरीर होंगे, नर का शरीर अलग होगा मादा का अलग होगा, उनके ऊपर अलग अलग जनन अंग पाई जाएंगे। इस प्रकार के जीव होंगे वो हमारे पास एक लिंगी, और एक ही शरीर के ऊपर दोनों अगर जनन अंग पाई जाते तो उभयलिंगी होगा। और अगर उभयलिंगी की बात की जाए तो उभयलिंगी हमारे पास जो जीव होते हैं, हमने काफी सारे उस जीवों को पढ़ा भी हमने, जैसे केंचुआ हमारे पास में उभयलिंगी जीव है। इसी में अगर बात की जाए तो एनलिडा संघ का जो सदस्य है जोंक है, इसमें भी क्या पाया जाएगा, ये भी उभयलिंगी जीव होता है। इसके अलावा हमारे पास में स्पंज होते हैं, ये भी उभयलिंगी होते हैं। और इसके अलावा टैपवर्म जो होते हैं ये उभयलिंगी है। तो ये हमारे पास उभयलिंगी जीव हैं जिनके एक ही शरीर के ऊपर दोनों प्रकार के जनन अंग पाई जाते हैं। इनके अलावा जो छोड़ के बाकी जो हमारे पास देखने को मिलेंगे वो सारे क्या देखने को मिलेंगे बेटा, एक लिंगी देखने को मिलते हैं। तो इनको अगर छांट कर
निकाला जाए तो हमारे पास उभयलिंगी जंतु नहीं है, तो हमें पहचानना कौन सा, निकालना, ढूंढना कौन सा है, एक लिंगी जंतु ढूंढने। उभयलिंगी जंतु नहीं है, मीन यहां उनकी बात करनी जो एक लिंगी जंतु है। देखें एक बार, हमने कहा कि केंचुआ ये एक लिंगी है, जोंक की बात की जाए तो ये भी एक लिंगी है, टैपवर्म की बात की जाए तो ये भी एक लिंगी है, तो ये हमारे पास में नहीं होगा। दूसरा है कॉकरोच। कॉकरोच हमारे पास में ये द्विलिंगी है, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉकरोच हमारे पास में है, ये एक लिंगी है, ये हमारे पास हो जाएगा एक लिंगी। लेकिन स्पंज और जोंक ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों उभयलिंगी है, तो फिर ये दोनों उभयलिंगी, इनके साथ में एक लिंगी है, तो ये जवाब ही नहीं होगा। बात की जाए एस्केरिस, दूसरा मेंढक, तीसरा कॉकरोच, इन तीनों की बात की जाए तो तीनों जीव हैं, इन सब से अलग हैं, तो हमारे पास जवाब इसका यही होगा। और चौथे वाले को देखा जाए तो स्पंज है, इधर केंचुआ है, ये दोनों एक लिंगी है, पक्षी वहां पे, सॉरी दोनों उभयलिंगी है, जबकि पक्षी हमारे पास एक लिंगी है। तो यानी कि इस आधार पे देखें तो हमारे पास जो से वाला जो होगा वो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें सारे के सारे एक लिंगी है, सॉरी उभयलिंगी है, यहां पर एक लिंगी, बाकी दो हैं वो उभयलिंगी होंगे, यहाँ सारे के सारे एक लिंगी हैं, और यहाँ दो हमारे पास उभयलिंगी और एक जो पक्षी है वो एक लिंगी है, तो इस आधार पर देखें तो ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। समूह ए तथा बी का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभी हमने इसको डिस्कस किया, एक बार इसको देख लेते हैं। हमने कहा कि उभयलिंगी केंचुआ है, जोंक है, स्पंज है, टेपवर्म है, और अगर एक लिंगी की बात की जाए तो एक लिंगी में हम किस किस को रख रहे हैं बेटा, हम कॉकरोच को रख लेते हैं, यहीं पे रखा हमने, कॉकरोच को ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास में मेंढक है, उसके बाद में एस्केरिस है, उसके बाद में हमारे पास में पक्षी हैं, उसके बाद हमारे पास कौन हो सकता है, मानव हो सकता है, तो ये सारे के सारे एक लिंगी जीव होंगे, ये उभयलिंगी है। तो इस आधार पे आगे देखेंगे तो हमारे पास इसी से जो हमने सोल्व किया इसी से हम इसको भी निकाल सकते हैं, इसे विचार कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा कॉकरोच, अभी हमने कहा कॉकरोच जो है वो एक लिंगी जंतु है, तो कॉकरोच जो है उसको एक लिंगी जंतु से मिला देते हैं। हमने कहा कि केंचुआ जो है वो केंचुआ हमारे पास में उभयलिंगी जंतु है, जंतु की हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कारा की और दूसरी मार्केनिया की। एक बात करते हैं कारा की और दूसरी करते हैं मार्केनिया की। हमारे पास में कारा जो है, ये कारा हमारे पास में एक शैवाल है, ये हरा शैवाल है। जब इस कारा को देखा जाता है तो इस कारा के शरीर के ऊपर, इस कारा के शरीर के ऊपर, एक ही शरीर के ऊपर दोनों प्रकार के जनन अंग देखने को मिलते हैं। मीन इसके ऊपर, इसके शरीर पर नर जनन अंग भी होता है, तो इसके शरीर के ऊपर मादा जनन अंग भी होता है। एक ही शरीर के ऊपर दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। तो कारा का जो पादप, कारा जो पादप है, जो शैवाल है, कारा जो पादप है, कारा की बात की जब पादपों में जब कभी भी एक ही पादप के ऊपर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, जब कभी किसी पादप के ऊपर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के पादपों को हम उभय लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। मीन ऐसा पादप जो अपने एक शरीर के ऊपर दोनों प्रकार के उभयलिंगी यानी कि दोनों प्रकार के लैंगिक अंगों को श्रेय यानी कि धारण करता है या दोनों को आश्रय देता है। तो इस प्रकार का पादप जो दोनों प्रकार के लैंगिक अंग है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग, दोनों प्रकार के अंगों को धारण करता है, उसे हम उभयलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। अब दूसरी तरफ बात की जाए तो हमारे पास कौन सा बच गया, मार्केनिया। मार्केनिया हमारे पास ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, मार्केनिया जो है वो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। और मार्केनिया के दो अलग अलग थैलस, एक जो थैलस होता है उसके ऊपर नर जनन अंग पाया जाता है और दूसरे थैलस के ऊपर यह धारण करता है मादा जनन अंग को। और ऐसे पादप जिनके एक शरीर के ऊपर यानी कि केवल एक यानी कि एक पादप शरीर के ऊपर एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है, तो इस प्रकार के पादपों को हम एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं, एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। तो कारा हमारे पास में हो जाएगा उभयलिंगाश्रयी पादप, और अगर मार्केनिया की बात की जाए तो ये हो जाएगा एक लिंगाश्रयी पादप। तो कारा को मिला देते हैं उभयलिंगाश्रयी पादप में और मार्केनिया को मिला देते हैं एक लिंगाश्रयी पादप। तो देखें पहला हमारा मिलता है सी, तो फर्स्ट वाला सी से तो एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसी को देख लेते, ज्यादा माथा फोड़ी करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आगे मैच कर लेते, हो सकता है गलत लिख दिया हमने सारी। तो देखो कारा है वो डी से मिला रखे, यानी कि सेकंड वाला डी से, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड केंचुआ है वो ए से मिला रखा है,
थर्ड, सॉरी केंचुआ है जो उभयलिंगी जंतु है, तो इसको बी से मिलाना था, ये ठीक है। और उसके बाद में फोर्थ है, उसको ए से मिला रखा है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा से वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन में बाह्य निषेचन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन पाया जाता है? बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन वो कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसमें वो जंतु अपने नर युग्मक को और दूसरी तरफ मादा युग्मकों को ये शरीर से बाहर त्याग देते हैं, यानी कि शरीर से, ये शरीर से बाहर मुक्त कर देते हैं। और बेसिकली जो मुक्त किए जाते हैं वो किस में मुक्त कर दिए जाते हैं? जल में। हमारे पास बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो अपने नर और मादा युग्मकों को शरीर से बाहर त्याग देते हैं और वो जल के अंदर त्यागा जाता है, बेसिकली सामान्य रूप से। तो जल के अंदर नर और मादा युग्मक जब दोनों आते हैं तो ये शरीर से बाहर आ गए, और जब जल में पड़े हुए नर और मादा युग्मक जब एक दूसरे के साथ मिलकर के जब ये संयुग्मन कर लेते हैं, संयुग्मन करते हैं, तो ये घटना हो जाती है निषेचन। और निषेचन की घटना जो है वो कहाँ हो रही बेटा? वो होती है शरीर से बाहर। और जब कभी भी निषेचन की घटना शरीर से बाहर होती है तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो बाह्य निषेचन करते हैं, यानी कि जिनमें निषेचन शरीर से बाहर होता है? तो देखते हैं एक बार। सरीसृप और पक्षियों की बात की जाए तो सरीसृप और पक्षी ये जो दोनों हैं, ये दोनों अंडज प्राणी हैं। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर किसका निर्माण होगा? अंडे का। मतलब कि जिसमें जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कवच पाया जाता है, किसके चारों ओर? युग्मनज के चारों ओर। तो इसका मतलब ये कि सरीसृप और पक्षी इन दोनों के अंदर अंडे बनते हैं या अंडे देते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, और वो कवच जो होता है युग्मनज के बाहर पाया जाता है। इसका मतलब है कि इनमें जो अंडे हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, तो मतलब है कि युग्मनज शरीर से बाहर निकल के आ रहा है। और युग्मनज अगर शरीर से बाहर निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है कि युग्मनज का निर्माण इनमें शरीर के अंदर हुआ है। मेन इनके अंदर निषेचन जो हुआ है वो कैसा हुआ बेटा? आंतरिक प्रकार का। तो सरीसृप और पक्षी दोनों में आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है। स्तनधारी प्राणी की बात की जाए तो स्तनधारी प्राणी में हम जानते ही हैं कि स्तनधारी प्राणियों में जो नर युग्मक जो होते हैं, यानी कि नर के द्वारा अपने नर युग्मक मादा के शरीर में प्रवेश करवाई जाते हैं, जहां गर्भाशय के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो स्तनधारी प्राणी है, इनमें भी आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाएगा। अब आते हमारे पास है मेंढक। मेंढक रहता है, यानी कि मेंढक हमारे पास एक प्राणी है, यानी कि एक जलीय प्राणी है। इसलिए प्राणी भी है लेकिन बेसिकली ये जल में रहता है, और जब जनन करता है तो ये मेंढक अपने नर और मादा युग्मकों को जल में मुक्त कर देता है। और सेम इसी प्रकार से अस्थिल मछलियां ये भी अपने नर और मादा युग्मकों को जल में मुक्त कर देती है, ये भी जलीय प्राणी है। तो फिर इन दोनों के अंदर अपने नर और मादा युग्मकों को जब जल में मुक्त कर दिए जाते हैं तो फिर इनके शरीर में निषेचन जो होगा वो कौन सा होगा? बाह्य प्रकार का। तो बाह्य प्रकार का निषेचन हमें मेंढक और अस्थिल मछलियों में देखने को मिलता है। चौथा देख लेते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बात करते हैं जनन अंगों की, तो इनमें दो प्रकार के जनन पाई जाते हैं। नर जनन को और मादा जनन को स्त्रीधानी। और हमने पढ़ा भी है कि पुंधानी में बनने वाले जो पुमणु हैं ये जल की सहायता से प्रवेश करते हैं स्त्रीधानी में। और बेसिकली हमने पढ़ा है कि इनकी स्त्रीधानी जो होती है वो फ्लास्क के समान संरचना होती है, जिसमें मादा युग्मक अंड कोशिका होती है। तो ये जो पुमणु जो होते हैं जो कसाबी यानी कि जल प्रकार के होते हैं, जल की सहायता से ये स्त्रीधानी में प्रवेश करते हैं। तो इन पादपों में देखा जाए तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पादपों में तो इनमें भी निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो स्त्रीधानी के अंदर संपन्न होती है, शरीर के अंदर संपन्न होती है। तो इनमें भी आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। फिर हमारे पास में बाह्य प्रकार का निषेचन अगर किसी में पाया जाएगा, अगर बाह्य प्रकार का निषेचन अगर किसी में पाया जाएगा तो वो हमारे पास होगा मेंढक व अस्थिल मछलियां। तो ये इसका हमारे पास हो जाएगा आंसर। अगले की आंतरिक निषेचन करने वाले युग्मकों की विशेषता है। आंतरिक प्रकार का निषेचन करने वाले युग्मकों की विशेषता है, वे युग्मक जो शरीर के अंदर जाके निषेचन करेंगे, मीन चाहे वो गर्भाशय में जाके निषेचन करते हो, चाहे वो
स्त्री धानी के अंदर जाके निषेचन करते हो। और बेसिकली जो आंतरिक निषेचन होता है या तो वो स्त्री धानी में देखने को मिलेगा, या फिर हम कहें कि मादा युग्मकोद्भिद यानी कि बीजांड में देखने को मिलता है, दीर्घ बीजाणु धानी बीजांड में देखने को मिलता है, या किसी फिर स्त्री धानी के अंदर देखने को मिलता है लोअर प्लांट्स में। तो इस आधार पर देखा जाए तो आंतरिक निषेचन करने वाले युग्मकों की प्रमुख विशेष, तो आंतरिक निषेचन करेंगे, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? तो देखो भाई, सबसे पहले ये जो युग्मक जो होते हैं इनमें कसाबिकाएं पाई जाती हैं, या मैं कहूं कि इनके अंदर उच्च समान कोई संरचना पाई जाती है जो इनको गति प्रदान करती है, ताकि ये मूवमेंट करते हुए कहां तक पहुंच जाए? मादा युग्मक तक पहुंच जाए। तो पहली विशेषता ये कि इनमें कसाबिकाएं पाई जाएंगी, पुच्छ समान संरचना पाई जाती है। जैसे मानो कि नर युग्मक में शुक्राणु में पुच्छ समान यानी कि टेल या पुच्छ संरचना पाई जाती है, तो कसाबिकाएं पुच्छ पाई जाएगी जिनको गति प्रदान करती है। नंबर 2, ये जो युग्मक जो होते हैं इनमें नर युग्मक जो होते हैं, ये नर युग्मक बनते हैं असंख्य। सीधी भाषा में लिख लेते हैं, यानी कि नर युग्मक जो है असंख्य लिखने के बजाय मैं लिखता हूं नर युग्मक ये बनते हैं संख्या में अत्यधिक, ये बनते हैं संख्या में अत्यधिक। जबकि मादा युग्मक की बात की जाए तो मादा युग्मक जो हमारे पास में इनकी संख्या होती है कम, यानी कि ये बनते हैं संख्या में कम निर्मित होते हैं। और अगली बात कि ये जो होते हैं ये निषेचन करेंगे, तो निषेचन करने के लिए इनमें मूवमेंट पाया जाएगा, इनकी संख्या जो है नर युग्मक की संख्या अत्यधिक होगी, मादा युग्मक की संख्या कम पाई जाएगी। ये बात की जाए तो ये बेसिकली ये छोटे आकार के होते हैं, सामान्यतः ये छोटे आकार के होते हैं, जबकि ये बड़े आकार के होते हैं। और अभी हमने 4-5% पहले हम डिस्कस करते विषम युग्म की प्रकार के, विषम युग्म की युग्म की बात करते। तो विषम जो युग्म है उनकी जब चर्चा करे थे तो विषम युग्म की में जो युग्मक थे, विषम आकार के जो युग्मक थे उन मादा युग्मक बड़े आकार का गोलाकार संरचना, जबकि नर युग्मक है जो उनका आकार छोटा होता है जिसमें कसाबिकाएं पाई जा रही है, पुच्छ पाया जा रहा है। तो इस आधार बात की जाए तो कसाबिकाएं पाई जाएंगी, पुच्छ पाई जाएंगे, गतिशील होते हैं। नर युग्मक की संख्या अधिक पाई जाएगी, मादा की संख्या कम होती है, नर युग्मक छोटे और ये बड़े आकार के होते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो नर युग्मक चलनशील होते हैं, चलनशील होते हैं, चलनशील होते हैं, सही बात है। शुक्राणु विशाल संख्या में उत्पन्न होते हैं, ये बात भी सही है। अंडे जो होते हैं अपेक्षाकृत कम संख्या में बनते हैं, सॉरी ये कम संख्या में बनते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, ये सभी आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मक जो है गैमेट्स उनकी विशेषता देखने को मिलेगी। और आज का अंतिम प्रश्न हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किन पादपों में युग्मक अचलनशील होते हैं? नर युग्मक अचलनशील होते हैं। हमने पढ़ा है कि शैवालों में चाहे बीजाणु हो चाहे युग्मक हो, इनमें कसाबिकाएं पाई जाती है। ब्रायोफाइटा के नर युग्मक हैं, इनके नर युग्मक हैं, इनमें भी कसाबिकाएं पाई जाती हैं। बीजीय पादपों को देखें तो बीजीय पादपों में देखा है कि बीजीय पादपों में सबसे पहले हम देख लेते हैं नर युग्मकोद्भिद को। और बीजीय पादपों का मतलब यह कि हम दोनों प्रकार की बात कर लेते हैं, दोनों प्रकार के पादपों की। एक हमारे पास में है जिम्नोस्पर्म और दूसरे पादप हमारे पास में है एंजियोस्पर्म। अगर इन दोनों पादपों में नर युग्मकोद्भिद की बात की जाए तो इन दोनों पादपों में जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही पादपों में, जहां इस संरचना को कहा जाता है परागनाल। और ये जो संरचना जो अंकुरण कर रही है, ये अंकुरण करने वाली संरचना है, ये होती परागकण। और इन पादपों में जिम्नोसोम एंजियोसोम पादपों में जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो नर युग्मकोद्भिद क्या कहलाता है? परागकण के रूप में जाना जाता है। तो नर युग्मकोद्भिद जो परागकण जो होता है, जब ये पराग अंकुरण करता है तो परागनाल का निर्माण करता है, और इस परागनाल के अंदर ही यहाँ पर इनमें नर युग्मक देखने को मिलते हैं। और इनके जो नर युग्मक जो होते हैं उन नर युग्मकों के पास में कसाबिकाएं जैसी कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। मीन कसाबिकाएं जो होती हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो फिर सवाल ये कि इन दोनों पादपों में नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते कैसे? तो इनमें पहुंचाने के लिए, नर युग्मक को मादा युग्मक तक भेजने के लिए इनमें ये जो संरचना है जिसको हम परागनाल कह रहे हैं, ये संरचना ही मददगार होती, सहायता करती है।
और टेरिडोफाइटा की बात की जाए तो टेरिडोफाइटा पादपों में भी क्या पाई जाती हैं, इनके जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं, कसाबी कहीं पाई जाती है। और हमने पढ़ा भी कि शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पादपों में निषेचन की प्रक्रिया के लिए, निषेचन की प्रक्रिया के लिए नर युग्मक मादा युग्मक तक जो पहुंचता है वो किसकी सहायता से पहुंचता बेटा? जल की सहायता से। इसकी सहायता से पहुंचेगा, जल की सहायता से। जबकि अनावर्त बीज और आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक मादा युग्मक तक निषेचन के लिए जो जाते हैं वो किसकी सहायता से जाएंगे बेटा? परागनाल की सहायता से। तो हम कह सकते हैं कि नर युग्मक अचलनशील होते, मीन गति नहीं पाई जाती जिनमें, तो वो हमारे पास पादप होंगे बीजीय पादप। और बीजीय पादप का मतलब ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बीजीय पादप का मतलब ये है कि अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादप दोनों की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आज के इस क्लास में, आज की सेशन में हमने जीवों में लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी होंगे, द्विलिंगी होंगे, उभयलिंगी होते हैं, ये युग्मक का निर्माण कैसे करते हैं, युग्मकों की क्या विशेषताएं हो सकती है, तो निषेचन किस प्रकार से होगा, निषेचन किस प्रकार का होता है, शरीर से बाहर निषेचन होता है कि अंदर होता है, आंतरिक प्रकार का होता है, बाह्य प्रकार का। इन सारी चीजों को आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे युग्मनस, उसके बाद में भ्रूण, भ्रूण के बाद में भ्रूण का परिवर्धन करेंगे। तो युग्मनज और भ्रूण से संबंधित हमारे पास में जो ये दो टॉपिक बचे हैं, इन दो टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है, इनसे संबंधित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम अगली वाली क्लास में लेके आएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।